बेचारे साहिल की कल शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच साहिल के दादाजी चल बसते हैं। तब साहिल अपने दादाजी की बॉडी के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगा है। दरअसल इसका नाम कुमरिया है, जो कि साहिल का दादा है, और वो सुबह जल्दी उठकर गायों को खाना खिलाता और गांव में जाकर सभी लोगों को जगाने लगा है। अब एक दिन कुमरिया अपने घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठकर सटा मार रहा था। तभी एक औरत वहाँ से निकलती है, तो कुमरिया औरत को फंसाने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। जिसके बाद कुमरिया अपने कपड़े सिलवाने के लिए एक टेलर के पास जाता है और कुमरिया टेलर को अपना नाप देने लगता है। तभी टेलर की पत्नी टेलर को चाय लाती है, लेकिन ये चाय कुमरिया लेकर पीने लगता है और यहाँ से जितनी औरतें निकल रही थीं, उन सभी को कुमरिया छेड़ रहा था। दूसरी तरफ कुमरिया का पोता साहिल, जो कि एक शंकर नाम के आदमी से पूरे 10 लाख रुपए उधार लेकर हर तरह का बिजनेस करता है, लेकिन साहिल को किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए अभी साहिल अपने दोस्तों के साथ एक मेडिकल में काम कर रहा है। जिसके बाद एक दिन शंकर अपने गुंडों के साथ आकर साहिल से पैसे मांगता है और कहता है, अगर मुझे 5 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। मांगने जाता है और कहता है, अगर मुझे 5 दिनों में मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझसे तेरा घर छीन लूंगा और पूरे गाँव वालों के सामने तेरी बेइज्जती करूंगा। इसके बाद साहिल के दोस्त उससे कहते हैं, साहिल तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? तब साहिल कहता है, कल मेरी शादी होने वाली है और मुझे दहेज में पूरे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिनमें से 10 लाख शंकर को दे दूंगा और बाकी के 10 लाख से फिर कोई अच्छा बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन इसी बीच साहिल को खबर मिलती है कि कैंसर के चलते उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आता है और मन में कहने लगता है कि इस बुड्ढे को भी अभी मरना था। इसके बाद साहिल अपने दादाजी के घर जाता है, जहाँ सभी गाँव वाले कुमरिया की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन साहिल को अपने दादाजी की मौत हो जाने पर आंख से एक भी आंसू नहीं निकलता। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुमरिया की बेटी लक्ष्मी आती है और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ वो लड़की भी अपने माँ बाप के साथ आई थी, जिसके साथ साहिल की शादी होने वाली थी, और यहाँ साहिल सब कुछ छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी की सेवा करने लगता है। इसके बाद कुमरिया का कार्यक्रम होने के बाद अगले दिन साहिल को देखने वही लड़की अपने माँ बाप के उसके घर आती है। लेकिन तभी साहिल के घर में एक बूढ़ी औरत उस लड़की से कहती है, अभी तक तो ये लड़की घर में नहीं आई और कुमरिया को खा लिया। अगर इसकी शादी होकर ये यहीं रहने लगी तब तो न जाने क्या होगा। ये सुनकर लड़की की माँ को गुस्सा आ जाता है। तब लड़की की माँ और औरत आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे ये शादी कैंसिल हो जाती है। इसके बाद साहिल एक कमरे में अपने दादाजी की फोटो ढूंढने लगता है। तभी लक्ष्मी की बेटी काजल आकर साहिल से कहती है, तुमने मेरा चार्जर देखा क्या? तब साहिल गुस्से में काजल से कह देता है, अगर एक दिन मोबाइल चार्ज नहीं करोगी तो मर थोड़ी जाओगी। तब काजल को साहिल का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। इतने में लक्ष्मी साहिल को बुलाकर कहती है, तुम काजल के साथ जाकर हमारे घर से कपड़े उठा लाओ। तब साहिल काजल को बाइक पर बैठाकर कपड़े उठाने के लिए उसके गाँव जाने लगता है और गाँव पहुँचने के बाद जैसे ही साहिल काजल का घर देखता है तो एकदम शौक में रह जाता है कि काजल का इतना बड़ा घर है और साथ ही काजल के पिताजी उसके नाम से कई सारे बिजनेस भी चला रहे हैं। ये सब देखने के बाद साहिल ठान लेता है कि अब वो काजल से ही शादी करेगा और साहिल सोचने लगता है कि ना ही काजल का कोई भाई है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाएगी। इसके बाद साहिल अपने जाता है और वही डिसाइड कर लेता है कि अब वो केवल काजल से ही शादी करके मानेगा। जिसके बाद साहिल काजल को गांव लेकर वापस आ जाता है। लेकिन तभी साहिल देखता है कि उसके घर के सामने शंकर पैसे मांगने के लिए खड़ा था। तब साहिल शंकर के पास जाकर बहाने बनाने लगता है और कहता है, 2-4 दिनों में मेरी शादी काजल से होने वाली है और उसके पिताजी बहुत बिजनेस करते हैं, तो मैं तुम्हारा पैसा जल्दी ही चुका दूंगा। इसके बाद रात के समय साहिल के पिताजी गाँव वालों के साथ मिलकर शराब पी रहे थे। तभी एक गाँव वाला साहिल के पिताजी से कहता है, तुम्हारे घर में तो कुमरिया का मौत हुआ है और सभी गाँव वालों की तरह कल तुम्हें भी दावत देना पड़ेगा। यह सुनकर साहिल के पिताजी का एक रिश्तेदार गाँव वालों से कहता है, अरे इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये गाँव वालों को दावत देगा। तब ये बात साहिल के पिताजी को लग जाती है और वो साहिल से कहते हैं, साहिल तुम कैसे भी करो, कल हमारे घर में 4 बकरे होने चाहिए, तभी मैं पूरे गाँव वालों को दावत देकर दिखाऊंगा। ये सुनकर साहिल घबरा जाता है और सोचता है कि मैं तो पहले से ही कर्ज में हूँ और ऊपर से 4 बकरे कहाँ से लाऊं। जिसके बाद साहिल अपनी जान पहचान वालों को कॉल करने लगता है। तब इतनी रात को साहिल को ऐसे घबराते हुए बात करते समय काजल उसे देख लेती है और सोचती है, नेक्स्ट रात भर में 4 बकरों का इंतजाम कैसे करे। तब साहिल रात भर अपने पहचान वालों को कॉल करने लगता है और किसी से पैसे मांगता है तो किसी से बकरे की बात करता है। अब इतनी रात को साहिल को ऐसे परेशान होते हुए काजल देख लेती है और सोचती है, न जाने साहिल के साथ क्या हुआ है। इसके बाद सुबह तक साहिल कैसे भी करके बकरे ले आता है और फिर पूरे गांव को दावत के लिए बुलाता है। जिसके बाद पूरा गांव दावत खाने लगता है और दूसरी तरफ साहिल के पिताजी का किसी गांव वाले से झगड़ा होने लगता है। बातों ही बातों में साहिल के पिताजी गांव वाले से कह देते हैं, तुम 3 दिन की दावत खाने के बाद वापस अपने घर जा रहे हो। तब काजल के पिताजी कहते हैं, तुमने 4 बकरों की दावत दी, मैं पूरे 10 बकरों की दावत देकर दिखाऊंगा। और यहाँ साहिल जो कि काजल के करीब जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ काजल के पिताजी साहिल की बात को लेकर शाम को पूरे 10 बकरे ले आते हैं और उन बकरों से गाँव वालों को और बगल के गाँव के लोगों को भी दावत देते हैं। जिसके बाद काजल के पिताजी काजल और उसकी माँ को लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी रात साहिल कमरिया के दोस्त हरी के पास जाकर कुछ पूछने लगता है, मेरे पिताजी और काजल के पिताजी के बीच में इतना झगड़ा किस बात को लेकर चलता है। दोस्त के पास जाता है और कहता है, मेरे पिताजी और काजल के पिताजी के बीच में इतना झगड़ा क्यों चलता है। तब ये बूढ़ा आदमी साहिल को कुछ भी बताने से मना करने लगता है, पर साहिल के बहुत कहने पर बूढ़ा आदमी मान जाता है और साहिल को बताने लगता है, जब तुम छोटे थे तो काजल के पिताजी और तुम्हारे पिताजी साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन एक दिन गाँव का सरपंच तुम्हारे घर पर आता है और तुम्हारे माता पिता काजल के माँ बाप को छोड़कर सरपंच के पास चले जाते हैं। तब ये बात काजल के पिताजी को बहुत बुरी लगती है और उसी दिन से काजल के पिताजी इस गांव को छोड़कर चले गए थे और अब वो कई सालों बाद कुमरिया के मरने पर इस गांव में वापस लौटे हैं। जिसके बाद साहिल अकेला बैठकर ये सोचने लगता है कि फिर से उसके पिताजी और काजल के पिताजी के बीच का झगड़ा जड़ से मिटाया जाए। जिसके बाद इसी के चलते गाँव में सभी लोगों को अजीब तरह की बीमारी होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर साहिल अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और फिर साहिल पूरे गाँव वालों को
इकट्ठा कर कल पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत बैठाई जाएगी। कि कहता है मेरे दादाजी कुमरिया की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए बस एक सभा बैठाता है जिसमें कृष और उसके दोस्त भी थे। तभी अघोरी बाबा कहते हैं ये कृष और इसके दोस्त नकली कंपनी चला रहे हैं और ये लोग कोई भूत वगैरह नहीं भगाते हैं, ये तो केवल गाँव में सभी को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे हैं। ये सुनकर गाँव वाले अघोरी बाबा पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कृष और उसके दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की है, तो हम कैसे कह दें कि यह लोग नकली काम कर रहे हैं। तब अघोरी बाबा कहते हैं अगर ये लोग मेरी एक शर्त मानते हैं तो मैं तभी मानूंगा कि ये लोग असली काम करते हैं, और मेरी शर्त ये है कि जो गांव में संपंगी का महल है तो इन लोगों को उसमें से दबा हुआ खजाना लाना है। ये सुनकर कृष अपने दोस्तों के साथ कुछ बात करके कहता है मेरी भी 3 शर्तें हैं, अगर मैं खजाना लेकर आया तो उसमें से आधा खजाना मैं लूंगा, और दूसरी शर्त है कि मैं सरपंच की बेटी जालजा से शादी करूंगा, और तीसरी शर्त ये है कि खजाना लाने के बाद अघोरी बाबा को टकला होना पड़ेगा। अब गाँव वाले कृष और उसके दोस्तों की ये सभी शर्तें मान लेते हैं, जिसके बाद कृष और उसके दोस्त संपंगी के महल में खजाना ढूंढने के लिए आ जाते हैं, जहाँ बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब ये लोग पूरे महल में खजाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं इनको हड्डियां खजाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं और महल में चारों ओर खजाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिल रहा था। खजाना ढूंढते ढूंढते कृष और उसके दोस्त थक कर एक जगह पर बैठकर पार्टी करने लगते हैं और कृष अपनी गर्लफ्रेंड जालजा से बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही कृष और जालजा एक दूसरे को फोन में किस देने वाले थे, तभी अचानक कृष का फोन टूट जाता है। ये देखकर कृष और उसके दोस्त घबरा जाते हैं कि आखिर फोन टूटा कैसे। इसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से खजाना ढूंढते लगते हैं। तभी कृष को एक मूर्ति के अंदर छुपी हुई अजीब चाबी मिलती है। तब फिर से रात हो जाती है और तीनों दोस्त एक ही बेड पर सो जाते हैं। लेकिन तभी विनय को बाथरूम लगती है और वो बाथरूम करने के लिए जाता है, लेकिन तभी विनय को किसी औरत की पायल की आवाज आ रही थी और फिर अचानक विनय को संपंगी की आत्मा दिख जाती है, जिसे देखकर विनय घबरा कर वापस बेड पर चला जाता है और डर के मारे विनय बेड पर ही बाथरूम कर देता है। फिर सुबह होने के बाद कृष और माधव विनय को बेड पर बाथरूम करने के लिए खूब सुनाते हैं। तब विनय कहता है मैंने जानबूझकर बेड पर बाथरूम नहीं किया, मुझे संपंगी की आत्मा दिखी है। लेकिन कृष विनय की बात पर यकीन नहीं करता है। तब जिस कमरे में विनय खजाना ढूंढ रहा था उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में खजाना लिखो।